डियर स्टूडेंट्स, हम आज बीए पार्ट 2 के फर्स्ट पेपर में व्यवस्थापिका यानी कि लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम व्यवस्थापिका का अभिप्राय, व्यवस्थापिका के कार्य, भूमिका आदि की चर्चा करेंगे। सरकार राज्य का आवश्यक तत्व है। सरकार राज्य का वह यंत्र है जिसके ऊपर राज्य के कानून बनाने, उन्हें क्रियान्वित करने तथा उनकी व्याख्या करने का दायित्व है। गवर्नर के अनुसार सरकार वह संगठन है जिसके माध्यम से राज्य अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति करता है, अपने आदेशों को जारी करता है और अपने विषयों का संचालन करता है। सरकार सामान्यतः 3 प्रकार के कार्य करती है: कानून बनाना, उन्हें क्रियान्वित करना तथा जो व्यक्ति उनका पालन न करे उन्हें दंड देना। इन्हीं कार्यों को करने के लिए सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन्हें क्रियान्वित करती है और न्यायपालिका उनकी व्याख्या करती है तथा उनका उल्लंघन करने वालों को दंड देती है। सरकार के कार्यों का उपयुक्त विभाजन शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में किया गया है। अब हम व्यवस्थापिका क्या है, व्यवस्थापिका का क्या अभिप्राय है, इसके बारे में देखें तो व्यवस्थापिका सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग होती है। आधुनिक संवैधानिक राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग व्यवस्थापिका है। भिन्न भिन्न देशों में व्यवस्थापिका के अलग अलग नाम हैं। इंग्लैंड और भारत में इसे संसद कहा जाता है, वहीं अमेरिका में कांग्रेस कहा जाता है। स्विट्जरलैंड में इसे राष्ट्रीय सभा कहा जाता है। व्यवस्थापिका व्यक्तियों का ऐसा सामूहिक संगठन है जो कानून बनाने के अधिकार से युक्त होता है। व्यवस्थापिका उन्हीं निकाय को कह सकते हैं जो एक निश्चित भूभाग से संबंधित समाज के लिए कानून बनाने एवं नीति संबंधी निर्णय लेने की वैध सत्ता रखते हैं। हम व्यवस्थापिका के कार्य और भूमिका को देखें तो व्यवस्थापिका निकाय के कृत्य सभी देशों में एक जैसे नहीं होते हैं। उसके कार्य, उसकी भूमिका इस तथ्य पर निर्भर करती है कि शासन की पद्धति कैसी है। भारत और इंग्लैंड में संसदीय प्रजातंत्र है। शासन का स्वरूप जो संसदीय प्रजातंत्र का है, तो व्यवस्थापिका की शक्तियां व्यापक और विस्तृत होंगी। इन व्यवस्थाओं में कार्यपालिका का अपने पद पर बना रहना इस बात पर निर्भर करता है कि वह संसद में कब तक अपना बहुमत बनाए रख पाती है। इंग्लैंड और भारत दोनों ही देशों में संसद में प्रभुसत्ता निहित मानी जाती है। यहाँ पर हम लोकतंत्रीय देशों में एक विद्यमान व्यवस्थापिकाओं जिनके द्वारा जनता की संप्रभुता का उपयोग किया जाता है की भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे। नंबर 1, कानूनों का निर्माण। व्यवस्थापिका का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक कार्य कानूनों का निर्माण करना है। व्यवस्थापिका को कानूनों का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। व्यवस्थापिका यानी संसद जनमत का दर्पण भी कहलाती है। जनमत के चुने हुए ये प्रतिनिधि जनता की भावनाओं, आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप विधि निर्माण करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। संसद का ये एकाधिकार है कि वे उस विधेयक को स्वीकृति प्रदान करे या न करे जो कि लोकतंत्रीय देशों में नए कानून बनाने के प्रारूप या विधेयक कार्यपालिका द्वारा संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। व्यवस्थापिका का यह भी दायित्व होता है कि समाज की परिवर्तनशील अवस्थाओं के अनुरूप और नई सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल पुराने कानूनों में जो कि असामयिक हो गए हों संशोधन किए जाएं या उनके स्थान पर नए कानून बनाए जाएं।
प्रशासन पर नियंत्रण। व्यवस्थापिका अध्यक्षात्मक एवं संस्थात्मक दोनों ही प्रकार की शासन प्रणालियों में अलग अलग तरीकों से कार्यपालिका और उसके माध्यम से प्रशासनिक कार्यों पर नियंत्रण करती है। संसदीय देशों में व्यवस्थापिका द्वारा कार्यपालिका पर यह नियंत्रण व्यवस्थापिका में प्रश्न, पूरक प्रश्न, स्थगन प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव आदि प्रस्तुत कर किया जाता है। व्यवस्थापिका प्रशासनिक कार्यों पर ही नियंत्रण करती है। व्यवस्थापिका का प्रत्येक सदस्य इस बात के लिए प्राधिकृत होता है कि संबंधित मंत्री से उसके मंत्रालय की प्रशासकीय गतिविधियों, उपलब्धियों, सफलताओं और असफलताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। इस तरह संसदीय देशों में विधायिका इन विभिन्न विधियों से कार्यपालिका और प्रशासन के कार्यकरण पर नियंत्रण करती है। थर्ड जो इसका महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो है विमर्शात्मक कार्य। पार्लियामेंट शब्द जो है वो फ्रेंच शब्द पार्लियामेंट से बना है, जिसका तात्पर्य होता है विचार के लिए सभा। व्यवस्थापिका संपूर्ण देश के नागरिकों की इच्छाओं की सम्मिलित अभिव्यक्ति होती है। देश के संपूर्ण वयस्क नागरिकों के मत द्वारा चुनी हुई ये सभा विभिन्न राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा संबंधी तथा कल्याणकारी कार्यों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार विमर्श करती है। राष्ट्र की सरकार शासन और प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में कैसा कार्य कर रही हैं, देश की विभिन्न प्रशासनिक संस्थाएं जैसे नीति आयोग, वित्त आयोग, समाज कल्याण के संगठन, संघीय लोक सेवा आयोग, नियंत्रक और महालेखापाल आदि नागरिकों की आकांक्षाओं की पूर्ति की दिशा में कितनी सफल हो रही हैं, ये सभी विचार विमर्श इसी राष्ट्रीय मंच पर संभव होता है। अतः विमर्शात्मक कार्य देश की सरकार के श्रेष्ठतर कार्यकरण के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विधायी कार्य माना जाता है। राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण। आधुनिक समय में सभी व्यवस्थापिकाएं अपने देश के वित्त पर नियंत्रण रखने का कार्य भी करती हैं। देश की सरकार व्यवस्थापिका की स्वीकृति के बिना न तो देश के नागरिकों पर कर लगा सकती है और न ही राष्ट्रीय खजाने से कोई व्यय कर सकती है। भारत में भी संविधान के अनुच्छेद 265 और 266 में ये प्रावधान किए गए हैं कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो सरकार नागरिकों पर कोई कर आरोपित कर सकती है, न ही राज्य की संचित निधि से कोई व्यय कर सकती है। ऐसी ही सांविधानिक वांछनीयता के अंतर्गत सभी देशों की व्यवस्थापिकाएं देश के वार्षिक बजट को स्वीकृति प्रदान करती हैं। व्यवस्थापिकाएं सभाएं देश के बजट को पारित करने में ही नहीं वरन उसके व्यय पर भी अपना नियंत्रण करती हैं। न्यायिक कार्य। अनेक प्रजातांत्रिक देशों में व्यवस्थापिका कुछ न्याय संबंधी कार्य भी संपन्न करती हैं। भारत की संसद को भी उच्च पदाधिकारियों पर महाभियोगों के आरोपों की जांच और उस पर नियंत्रण करने का अधिकार प्राप्त है। संविधान में संशोधन का कार्य व्यवस्थापिका का है। सभी लोकतांत्रिक देशों में व्यवस्थापिका को अपने देश में प्रवर्तित संविधान की प्रचलित व्यवस्थाओं के कालातीत हो जाने की स्थिति में संविधान में संशोधन करने का अधिकार होता है। भारत में संसद संविधान में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से संविधान के अधिकांश भागों में संशोधन कर सकती हैं। यद्यपि संविधान के कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनमें संशोधन किए जाने पर आधे राज्यों की विधानसभाओं के अनुसमर्थन की आवश्यकता भी होती है। इस प्रकार संविधान में संशोधन की ये शक्ति अनंत देश की जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के हाथों में केंद्रित हो गई हैं। निर्वाचकीय कार्य। व्यवस्थापिकाएं कुछ निर्वाचन संबंधी कार्य भी संपन्न करती है। भारत में संसद एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं।
इसी तरह भारत का उपराष्ट्रपति भी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। लोकसभा अपने अध्यक्ष का व राज्यसभा अपने उपसभापति का निर्वाचन करती हैं। इस प्रकार व्यवस्थापिका कुछ महत्वपूर्ण निर्वाचकीय दायित्वों का निष्पादन भी करती हैं। अभाव अभियोगों की अभिव्यक्ति के संदर्भ में व्यवस्थापिका वह मंच है जहाँ नागरिकों के अभाव अभियोगों की अभिव्यक्ति होती है। चूंकि संसद के सदस्य जनता के प्रतिनिधि होते हैं, अतः उनका ये कर्तव्य होता है कि वे जिस क्षेत्र से चुनकर आए हैं उस क्षेत्र के नागरिकों के अभाव अभियोगों, दैनिक कष्टों, प्रशासनिक शिकायतों और जनता के दुख दर्द को व्यवस्थापिका में प्रस्तुत करें। जनमत का निर्माण और अभिव्यक्ति। व्यवस्थापिका न केवल लोकमत का प्रतिनिधित्व करती है बल्कि ये लोकमत के निर्माण और अभिव्यक्ति में भी सहायक होती है। व्यवस्थापिका की जो बैठक होती है उस समय जो विचार विमर्श, बहस, चर्चा होती है उसे समाचार पत्रों में व्यापक स्थान मिलता है। समाचार पत्रों में प्रकाशित इस विवरण के आधार पर किसी राष्ट्रीय और स्थानीय महत्व के विषयों पर लोकमत का निर्माण होता है। व्यवस्थापिका के प्रभावशाली सदस्य जो होते हैं वो आधुनिक जनतंत्रीय राष्ट्रों में सभी महत्वपूर्ण विषयों पर राष्ट्रीय चेतना का नेतृत्व करते हैं, जिससे एक विशेष दिशा में लोकमत बनता है और उसकी अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार से सभी लोकतंत्रीय देशों की व्यवस्थापिका सभा बहुआयामी कार्यों का निष्पादन करती हैं। अब हम ये देखेंगे कि सभी लोकतंत्रीय देशों की व्यवस्थापिका द्वारा इतने जो बहुआयामी कार्यों का निष्पादन हो रहा है, उसके बावजूद भी वर्तमान समय में ये माना जा रहा है कि संसद या विधायिकाओं का पतन हो रहा है। तो ये देखेंगे कि व्यवस्थापिका की जो शक्तियों का पराभव है या पतन हो रहा है वो किन कारणों से हो रहा है। सरकार राज्य की इच्छा को मूर्त रूप देने का कार्य करती है, अतः सरकार के प्रत्येक अंग पर यह दायित्व होता है कि वह जनहित के कार्यों पर अपना ध्यान लगाए या ध्यान फोकस करे। और आजकल ये माना जाता है कि संसद या विधायिकाओं का पतन हो रहा है। लॉर्ड ब्राइस हुए थे, उन्होंने बताया कि लॉर्ड ब्राइस ने सन 1825 में ही अपनी पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसीज में व्यवस्थापिकाओं के पतन की चर्चा की थी। ब्राइस ने अपनी पुस्तक में ये समझाने का प्रयास किया था कि जो व्यवस्थापिकाएं पतन की ओर जा रही हैं उनके कारण क्या हैं। लेकिन ब्राइस व्यवस्थापिकाओं के पतन के बारे में कोई विशेष स्पष्टीकरण देने में सफल नहीं हो पाए थे। कैसी वीर ने भी अपनी पुस्तक लेजिस्लेचर में व्यवस्थापिकाओं के पतन से संबंधित अनेक पहलुओं का विश्लेषण किया। व्यवस्थापिका की शक्तियों, कार्यकुशलताओं, स्थिति के बारे में अगर वर्तमान समय में यह अध्ययन किया जाए तो ये पाएंगे कि व्यवस्थापिका की शक्तियों में विशेषकर कार्यपालिका की शक्तियों की तुलना में पर्याप्त अवनति हुई है। जहां एक और व्यवस्थापिकाएं कार्यपालिकाओं की तुलना में कमजोर हुई हैं, वहीं अपनी स्वयं की शक्तियों के वास्तविक प्रयोग की दशा में भी शिथिल होती जा रही हैं। व्यवस्थापिका के महत्व में कमी या इनकी शक्तियों में पराभव के लिए, पतन के लिए सामान्यतः कई कारण उत्तरदायी हैं। वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, कार्यभार की अधिकता व समय की कमी से कार्यपालिका पर उत्तरोत्तर बढ़ती निर्भरता। नागरिकों की सरकार से अपेक्षाएं बहुत अधिक बढ़ गई हैं। इन अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए सरकार को पहले की तुलना में अत्यधिक कार्यों का निष्पादन करना पड़ता है। नागरिकों की इन बढ़ती हुई अपेक्षाओं विकास हेतु नियोजित अर्थव्यवस्था का मार्ग अपनाना पड़ रहा है। वित्तीय क्षेत्र में व्यवस्थापिका का एकाधिकार होने से व्यवस्थापिका के कार्यभार में अभूतपूर्व वृद्धि हो गई है। इससे व्यवस्थापिका उत्तरोत्तर कार्यपालिका पर निर्भर होती जा रही है। इस स्थिति ने व्यवस्थापिका के महत्व को कम किया है, वहीं कार्यपालिका के महत्व को बढ़ाया है। एक और कारण सरकारी कार्यों की बढ़ती जटिलता, विशेषीकरण और तकनीकी प्रवृत्ति। आधुनिक युग में विज्ञान और तकनीकी के विकास के कारण प्रशासनिक समस्याओं की
प्रकृति अत्यंत जटिल हो गई है। व्यवस्थापिका के सदस्य तकनीकी रूप से इतने योग्य और सक्षम नहीं होते हैं कि वे जटिल और तकनीकी मामलों से संबंधित विधायन में अपना योगदान दे सकें। इसके परिणाम स्वरूप ये होता है कि व्यवस्थापिका ऐसे मामलों में कानून बनाने के लिए प्रारंभिक जिम्मेदारी जो है या तो मंत्रियों पर छोड़ देती है या मंत्रियों की अध्यक्षता में विशेषज्ञ अधिकारियों की समिति बना दी जाती है। ऐसी स्थिति में ये स्वाभाविक है कि व्यवस्थापिका की विधि निर्माण की शक्ति का क्षेत्र सीमित हो जाए और कार्यपालिका तथा नौकरशाही की शक्तियों में वृद्धि हो जाती है। प्रत्यायोजित विधान की व्यवस्था। प्रदत्त व्यवस्थापन की शक्ति के अंतर्गत व्यवस्था अपने कानून बनाने के मूल दायित्व को कार्यपालिका पर छोड़ती जा रही है। आजकल व्यवस्थापिकाएं प्रस्तावित कानून में बड़े बड़े प्रावधानों को स्पष्ट कर देती है और उस कानून को लागू करने के लिए आवश्यक नियम तथा उपनियम बनाने की शक्ति कार्यपालिका पर छोड़ देती है, जिससे व्यवहार में कार्यपालिका ही अनेक कानून प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रथा के अंतर्गत बनाने लगी है, जिससे कि व्यवस्थापिका के महत्व में कमी आई है। एक और प्रमुख कारण दलीय अनुशासन है। संसदीय प्रजातंत्रों में एक ही दल व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में प्रभुत्व की स्थिति में होता है। जिस दल का व्यवस्थापिका में बहुमत है उसी दल की कार्यपालिका होती है। भारत जैसे देश में तो प्रधानमंत्री न केवल सरकार के वास्तविक अध्यक्ष होते हैं बल्कि कभी कभी वे उस राजनीतिक दल के औपचारिक अध्यक्ष भी होते हैं जिसका व्यवस्थापिका में बहुमत है। इस दलीय समर्थन के कारण कार्यपालिका व्यवस्थापिका से सब कुछ करा लेती है। ऐसे देशों में कार्यपालिका दलीय समर्थन के आधार पर व्यवस्थापिका की सारी शक्तियों का प्रयोग ही नहीं करती वरन उसके नियंत्रणों से भी मुक्त हो जाती है। अतः दलीय अनुशासन की व्यवस्था के कारण भी व्यवस्थापिकाओं का पतन हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कार्यपालिका का प्रभुत्व। कार्यपालिका शक्ति के महत्व को बढ़ाने में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। विदेशी संबंधों का संचालन ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें व्यवस्थापिका कभी कभार ही अपनी भूमिका निभा पाती है। ये भूमिका भी जब कार्यपालिका द्वारा सब कुछ निश्चित हो जाता है तो संधियों, समझौतों इत्यादि का अनुमोदन करने तक ही सीमित रहता है। इससे व्यवस्थापिका इस क्षेत्र में भी कार्यपालिका से बहुत पीछे है। सकारात्मक राज्य का उदय। 20वीं शताब्दी की सरकारें नकारात्मक भूमिकाओं के निष्पादन के स्थान पर सकारात्मक कार्य करने लगी हैं। समाज का बहुमुखी विकास करना सरकार का दायित्व हो गया है। लोक कल्याणकारी सरकारें जनता को सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं और ये उत्तरदायित्व व्यवस्थापिका द्वारा नहीं बल्कि कार्यपालिका द्वारा वहन किया जा रहा है, जिससे कि सकारात्मक राज्य में जनता हर समय कार्यपालिका से अपेक्षा करने लग गई है कि वह उनके अभाव अभियोगों का समाधान करे। व्यवस्थापिका की कार्य पद्धति का कार्यपालिका के द्वारा निर्धारण होता है। व्यवस्थापिका की कार्य पद्धति और कार्यसूची के निर्धारण में कार्यपालिका एक अहम भूमिका निभाने लग गई है और जिससे कि व्यवस्थापिकाओं पर कार्यपालिका के प्रभाव दिखता है। व्यवस्थापिका के प्रतिभाशाली सदस्यों को कार्यपालिका में स्थान दिया जाता है। सभी संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के बहुमत दल में से बनाई जाती है। ये हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री अपने मंत्री परिषद का चयन करते हैं और व्यवस्थापिका के सर्वाधिक प्रतिभाशाली, योग्य और प्रभावशाली सदस्यों को कार्यपालिका में सम्मिलित करते हैं, जिसके परिणाम ये होता है कि व्यवस्थापिका लगभग नेतृत्व रहित हो जाती है और व्यवस्थापिका के सदस्य हर मामले में निर्णय के लिए कार्यपालिका की ओर देखते हैं, जिससे भी व्यवस्थापिका महत्वहीन बन रही है। लेकिन व्यवस्थापिका की अवनति के उपरोक्त कारणों की चर्चा के बाद भी हम ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि व्यवस्थापिका का महत्व नहीं है। व्यवस्थापिकाएं आज भी ऐसा मंच है जहां जनता की संप्रभुता औपचारिक रूप से
एक इस निश्चित अवधि के लिए प्रत्यायोजित की जाती हैं। व्यवस्थापिकाएं आज भी राजनीतिक समाजीकरण व जनशिक्षा की सशक्त माध्यम हैं। व्यवस्थापिका सभाएं राष्ट्रीय लोकमत की अभिव्यक्ति करने वाली ऐसी राष्ट्रीय संस्थाएं जिनका कोई विकल्प नहीं है। व्यवस्थापिका की भूमिका इस बात पर भी निर्भर करती है कि सदन में सत्तारूढ़ दल का स्पष्ट बहुमत है या नहीं। यदि स्पष्ट बहुमत है तो निश्चित रूप से व्यवस्थापिका की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। साथ ही व्यवस्थापिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का अधिकार आज भी बहुत महत्वपूर्ण और सार्थक है। थैंक यू।